जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक करें, एग्जाम को पास करें, तो कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मैं आपको एग्जाम के लिए आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरा मानना है कि इन क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपका साथियों एग्जाम को क्रैक करने से कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये ऐसे सवाल है, मैं कह सकता हूं साथियों कि यहां से आपका पेपर तो साथियों 100% फंसेगा, क्योंकि ये वो सवाल है साथियों जो आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो साथियों मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ये क्लास होगी, 15 मिनट की। ये 15 मिनट अगर आप देते हैं तो मेरा मानना है कि वर्दी आपको साथियों बहुत आसानी से मिल जाएगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, मुझे बताइए। देखिए हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मैं चलती थी, इसमें मैं शब्द जो है ना साथियों, मैं शब्द यहां पर मैं लिखा हुआ है, तो इस मैं का बहुवचन अगर आप बताएंगे साथियों तो क्या बताएंगे। देखिए अगर बात करें मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तुम का बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिनका आंसर यहां पर ए मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। जो मुश्किल से प्राप्त हो साथियों उसको क्या कहा जाए, तो उसको दुर्लभ कहा जाता है। ये सवाल साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको दुर्लभ कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहा जाता है साथियों, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले के लिए एक शब्द आप किसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर बात करें देखिए भूमि के अंदर कि अगर जब हम साथियों बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, भूगर्भ वेत्ता कहा जाता है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है साथियों, मुझे बताइए। यानी कि अरुण का समानार्थी नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा सूर्य है अरुण का समानार्थी, सूर्य का सारथी है। उसके अलावा साथियों कुमकुम भी है, लेकिन बिंबा फल नहीं। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। ऐसे भी आपसे सवाल इस बार साथियों पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं। देखिए आपको यह देखना होगा साथियों कि उच्च के समानार्थी कौन कौन से। तो अगर बात करें क्या उठा हुआ उच्च का समानार्थी, बिल्कुल। बड़ा भी एक तरीके से कह सकते हैं, श्रेष्ठ भी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन टीला एक अलग चीज हो जाएगा। टीला एक अलग चीज हो जाएगा और साथियों ये बड़ा है, श्रेष्ठ है, उठा हुआ अलग चीज हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। देखिए कनक का समानार्थी नहीं है तो कनक के इनमें से कौन कौन से समानार्थी है। कनक को सोना भी कहते हैं, कनक को धतूरा भी कहते हैं और कनक को गेहूं भी कहते हैं, लेकिन कनक को मक्का नहीं कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, मुझे बताइए। तो अगर बात करें क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, विशेषण के रूप परिवर्तित होते हैं, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार है क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में देखेंगे। देखिए कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, मुझे बताइए। अगर कौवा शब्द एक पुल्लिंग है, इसको अगर साथियों स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो तो कौवी वगैरह नहीं करोगे। क्या करोगे साथियों, कौवे के पहले मादा लगा दोगे, यानी कि मादा कौवा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। साथियों ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखें क्योंकि आपके एग्जाम में ये साथियों पूछा जाएगा। चलिए अब उसके बाद अगर बात करें साथियों, देखिए यूपी पुलिस का एग्जाम अब आपके मैं कह सकता हूं चंद घंटे बचे हो सकते हैं आपकी शिफ्ट में। तो साथियों मैं आपको 2 तरह की पीडीएफ दे रहा हूं साथियों, इनको अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं तो लगभग साथियों 65 से 70% आपका साथियों पेपर यहीं से आने वाला है। वो कौन सी पीडीएफ साथियों, एक तो पीडीएफ मैं आपको साथियों यहां पर दे रहा हूं 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे उनका साथियों हल सहित आपको पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है ना, हल सहित आपको दे रहा हूं। उसके अलावा साथियों 10 प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दे रहा हूं। क्या मैं आपको दे रहा हूं, 10 प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं। अगर इन दोनों चीजों को आप साथियों करके चले जाते हैं तो 65 से 70% पेपर आपका यहीं से आएगा, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ साथियों 45 रुपए में दोनों पीडीएफ दी जा रही है। कैसे आप इन पीडीएफ को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। जब आप साथियों उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर अगर बात करें साथियों आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड में 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देने पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो एग्जाम से पहले साथियों सरसरी निगाहों से इन दोनों पीडीएफ को अगर आप एक बार लगाकर देखकर चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका शानदार निकलेगा। देखिए मंत्री का लिंग आपसे पूछा गया है कि क्या मंत्री का साथियों यहां पर लिंग है, तो मंत्री लेडीज के लिए भी इस्तेमाल होता है,
जेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो ऐसे शब्द होते हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो उभय लिंग शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं साथियों डॉक्टर शब्द की, तो डॉक्टर ना तो एक तरीके से उभयलिंगी है, ठीक है, लेडीज और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के, ठीक है ना, वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो मैं कहूंगा पुल्लिंग में होते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय बनाने से बना है मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कि इसमें से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, मैं कहूंगा मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधो। तो भेड़ा साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बड़ी ई को हस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू के शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे कि हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए कि कूलन में केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कालीन, किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में अलंकार अगर आपसे परीक्षा में पूछे तो सीधा सा बता देना वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है, ऐसा कह के आगे बढ़ जाना है आपको। माला फेरत जुग भया, ठीक है ना, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का फेर। इस दोहे में साथियों अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मन का यहां पर है और मन का यहां पर है, यानी कि यहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ये वो सवाल है साथियों डायरेक्ट आप देखेंगे आप एग्जाम में, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है साथियों ये मुझे बताइए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, तो अलंकार कहा जाता है। पहला सवाल ये बनता है। दूसरा आपसे सवाल आपको ये ध्यान रखना है कि इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों ये धर्म शब्द क्या है, एक तरीके से गुण है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तरनी तनुजा तट तमाल, तरोवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है अगर बात करें यहां पर तो साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहां पर मनहु आ चुका है। चलिए आमरण की अगर बात करते हैं तो आमरण में साथियों कौन सा समास है, यहां पर साथियों अव्ययी भाव समास है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल देखिए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे आज और कल। मैंने यहां पर लिखा आज और कल, बीच में योजक चिन्ह है यानी कि ये द्वंद्व समास हो जाएगा और इसमें दोनों ही एक तरीके से पद प्रधान है। सूक्ति का संधि विच्छेद साथियों क्या होता है, तो सुधन उक्ति क्या हो जाएगा, ये सूक्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो नरेश का संधि विच्छेद नर धन ईश हो जाएगा, जो कहां पर है साथियों, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथैव का संधि विच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे तथा धन एव, ये तथैव का संधि विच्छेद हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अति धन आचार कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नाविक का अगर साथियों संधि विच्छेद की बात करें तो क्या हो सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नाविक का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो नौ धन इक आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उज्ज्वल की अगर बात करें साथियों, उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी बहुत पूछी जाती है। तो पहला पॉइंट तो आप लोग ध्यान रखेंगे उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका सवाल में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बात करें उज्ज्वल की संधि विच्छेद क्या होगी, तो साथियों उत धन जल जो हो जाएगी ये आपकी इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। उसके बाद देखिए दिगंबर का साथियों संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे। दिगंबर का संधि विच्छेद होता है साथियों दिक धन अंबर, और दिक धन अंबर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। और ये भी ध्यान रखिएगा कि का के नीचे हलंत होना ही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए उल्लंघन का साथियों संधि विच्छेद क्या होता है मुझे बताइए। तो उल्लंघन की साथियों जब हम यहां पर बात करते हैं तो उत धन लंघन एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर साथियों नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में साथियों इस चैनल का बहुत बड़ा एक अहम योगदान होगा, ठीक
ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से साथियों शुद्ध वाक्य कौन सा है मुझे बताइए। ये 4 वाक्य हैं, 3 वाक्य गलत हैं, 1 वाक्य सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये बात बिल्कुल सही है। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते, ऐसा नहीं है साथियों। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी, ये भी गलत है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है, ऐसा भी नहीं है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में जो साथियों है ये आपका बिल्कुल सही वाक्य है और यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है मुझे बताइए। अगर बात करें कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपा भी आ गया, कृपा भी आ गया, वाह। कृपया खुले पैसे दें या कृपा करके खुले पैसे देने की कृपा करें। देखिए मैं कहूंगा कि कृपा करके खुले पैसे दें, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा और बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है मुझे बताइए। देखिए ठीक है ना, अगर बात करते हैं शुद्ध वाक्य साथ तो इसमें से कौन सा है। बात करें चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ये सही होगा। ये चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई होगा, ये चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। मैं कहूंगा चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ये साथियों शुद्ध वाक्य होगा और यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि अब आपको बताने के शुद्ध वाक्य का इसमें कौन सा सही है मुझे बताइए। देखिए भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए गए, भाई चंद्रयान 2 एक है, यहां पर बहुवचन ऐसा लग रहा है, गलत है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की गई, ये भाई स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। चंद्रयान कैसा है, ये पुल्लिंग शब्द है तो की नहीं आना चाहिए। चंद्रयान, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, ये भी गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए साथियों। शुद्ध वाक्य की अगर बात करें इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था या बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहे थे, गलत है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, गलत है। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, गलत हो जाएगा। यानी कि शुद्ध वाक्य अगर आपने चयन किया है बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से फिर से साथियों शुद्ध वाक्य आपको बताना है और ठीक है ना, बताइए। देखिए शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो यहां से 2 से 3 सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं। देखिए नदियों के पानियों में पानियों गलत हो जाएगा, नदियों के पानियों फिर गलत। नदियों के पानी से सिंचाइयां, ये भी गलत। नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आदमी बनाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा साथियों। यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए कि आदमी बनाने का मतलब क्या होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना। मैं कहूंगा नहीं, आदमी जैसा दिखना नहीं साथियों, अच्छा व्यवहार सिखाना, यानी कि किसी को अच्छा व्यवहार सिखाना, एक तरीके से इसको क्या कहा जाता है, आदमी बनाना साथियों कहा जाता है। उसके बाद देखिए आंख खुलना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आंख खुलने का मतलब क्या होता है साथियों, ज्ञान होना, इसको हम लोग कह सकते हैं। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई। तो अगर बात करें साथियों आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको राजस्थान लगा देना है, क्योंकि राजस्थान में ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए आपका सही जवाब यहां पर क्या होगा। संविधान के कौन से संविधान संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। तो ये सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैं कहूंगा संविधान यानी कि 103 में संविधान संशोधन की अगर बात करें तो इसके जरिए से भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि किस वर्ष में संविधान संशोधन का संशोधन सबसे पहले, यानी कि संविधान में जो संशोधन सबसे पहले किया गया वो कब किया गया था। वो 1951 में किया गया था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सबसे पहली महिला सरपंच थी मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, छवि राजावत इनका नाम और ग्राम पंचायत की सबसे पहली महिला सरपंच जो थी वो छवि राजावत ही थी। उसके बाद देखिए भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो केरल आपको बता देना। आपको क्या बता देना है साथियों, केरल आपको बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे। तो ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे। तो 1893 में पहुंचे थे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48
भारत सरकार को अधिदेश देता है, क्या अधिदेश देता है कि वह मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए। ये तो अनुच्छेद 48 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या पिछड़े वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, या पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, या गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 48 की अगर बात करते हैं तो यह भारत सरकार को अधिदेश देता है कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मुझे बताइए कि क्रांति से यानी कि कौन सी क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। तो अगर बात करें साथियों श्वेत क्रांति, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों श्वेत क्रांति से ही भारत जो है ना ये विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जूट मिल कितनी है मुझे बताइए। तो कितनी साथियों जूट मिलें हैं आप लोग ध्यान रखेंगे, 3 इनकी संख्या है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी है साथियों, इनकी संख्या 3 है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो अगर ये आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है साथियों, 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, नाट्यशास्त्र को कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल नाट्यशास्त्र को ही उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। ये आप सभी लोग यहाँ पर क्या रखेंगे साथियों, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। तो किसका किसका साथियों किया गया था मुझे बताइए। मैं कहूंगा साथियों गेहूं का और चावल का किया गया था। इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत, ठीक है ना, इसका नृत्य नाटक है। तो किसकी बात चल रही है, स्वांग की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियां एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक एक तरीके से स्वांग ही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति थे, यानी कि कौन ऐसे थे, उन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। तो किसने साथियों भूदान आंदोलन की नींव रखी थी। मैं कहूंगा साथियों विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन की नींव रखी थी। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मुझे बताइए कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो कौन सा आप लोग बताएंगे, क्या आपका सही जवाब हो सकता है बताइए। तो 7वीं आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, तो मैं कहा 7वीं अनुसूची, इसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें है साथियों। तो किसमें है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। यह सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए साथियों, चंद मिनट की कुछ क्लास बची है, चंद क्वेश्चंस बचे हैं। इन क्वेश्चंस को साथियों देख लीजिए और एग्जाम हॉल में साथियों चले जाइएगा, ठीक है ना। देखिए और अगर बात करें साथियों, देखिए जब भी आपकी शिफ्ट है, यानी कि जब भी आपकी शिफ्ट है, मैं कहूंगा साथियों टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करते हैं अगर बात करें साथियों पिछले 7 डेज की आप लोग क्लासेस देख लेना और अपने एग्जाम को साथियों देखने चले जाना। ताबड़तोड़ तरीके से साथियों क्वेश्चन करके वापस आओगे, यानी कि एग्जाम को पूरी तरीके से फतेह करके आओगे, एग्जाम में झंडा एक तरीके से गाड़ के आओगे अगर पिछले 7 दिन की आपने सभी क्लासेस देख ली। क्योंकि साथियों मैंने सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है इन पिछले 7 डेज की क्लासेस में, और जो भी आइंदा क्लासेस आए अब क्लासेस उनको भी देखना साथियों कंपलसरी है। अब यहां पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कौन सा जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो मैं कहूंगा चुनार वो शहर है उत्तर प्रदेश का जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है साथियों, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए लखनऊ घराने की जब हम बात करते हैं तो लखनऊ घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरब घराना भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 किसके विषय में। तो साथियों ये किसके विषय में है, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराधों से संबंधित है। ये दोनों धाराएं आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। तो सबसे बड़ा आयातक जो है ना वो रूस देश है। कौन सा देश है साथियों, वो रूस देश है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा।
कोलकाता के पास, यानी कि किस वर्ष कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल में स्थापित की गई थी? तो अगर बात करते हैं साथियों 1855 की, तो 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर रिसड़ा में ही पहली जूट की मिल को स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली की अगर बात करें खारी बावली, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, इसको ही माना जाता है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण साथियों आसानी से नष्ट हो जाते हैं? देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए साथियों अगर बात करें, मैंने वीडियो में ही आपको बताया था 2 प्रकार की पीडीएफ आपको दी जाएंगी। अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात नहीं ली है तो साथियों तुरंत ले लीजिएगा। इसमें आपको साथियों 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर दिए जाएंगे हल सहित सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे बिल्कुल एग्जाम की तरह। मेरा मानना है कि इन दोनों चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपके एग्जाम में साथियों आप देखेंगे यहां से 65 से 70% साथियों पेपर फंसेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का वहां पर लिखा होगा। उस लिंक पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों आप 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों एक तो साथियों आप 2 काम करेंगे, एक तो इन पीडीएफ को लेकर साथियों अपनी तैयारी को पुख्ता करेंगे और पिछले 7 दिन की क्लासेस को आप बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखेंगे। चलिए ठीक है, तो जिन लोगों ने भी साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने 2-4 मित्रों के साथ। इसकी अगर बात करें, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।